तो अब अल्लो तो समझना है आलेच इनकम्पैटिबिलिटी केस। ठीक है, तो मतलब प्यारा टॉपिक है, बहुत समझ में नहीं आता, मतलब कि अच्छा अप्रोच लेंगे, बेसिस से लेंगे और एकदम मस्त तरीके से समझेंगे, फिर कभी भूलेंगे ही नहीं। हाँ कि ना? यस सर। इसमें अगर जाना चाहें तो बहुत ज़्यादा भी जा सकते हैं, एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा दूर, पर उसकी ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी से 10% लाइट और 10% लेफ्ट जाना है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। और इस टॉपिक में तो जाने की ज़रूरत नहीं। पर मैं केस बताऊँगा, उससे क्या होगा, उससे एक आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। तो जब ईंट जमा नहीं रहती है, ज़मीन तो साफ करके पिलर और नींव डाली जाती है। समझ में आया? ठीक है, तो चालू करते हैं ये आलेच इनकम्पैटिबिलिटी केस। अब मैंने क्या बोला, आलेच क्या है? आलेच हमारी आरबीसी पे प्रेजेंट एक एंटीजन है। उसका इनकम्पैटिबिलिटी केस कैसे होगा? अगर आलेच हमारे ब्लड के आरबीसी पे प्रेजेंट है, तो वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाता है, और अगर एब्सेंट है तो नेगेटिव हो जाता है। आलेच जिसमें प्रेजेंट है उसमें आलेच एंटीजन आरबीसी पे पाया जा रहा है। आलेच जिसमें एब्सेंट है उसमें आरबीसी पे आलेच एंटीजन नहीं पाया जा रहा। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एंटी आलेच एंटीबॉडी नेगेटिव वालों के ब्लड में रहेगी। एंटी आलेच एंटीबॉडी नेचुरली किसी के ब्लड में नहीं रहती। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आई इतनी बात? तो अब इसका इनकम्पैटिबिलिटी केस क्या होगा? इसका इनकम्पैटिबिलिटी केस ये होगा जब आपके एंटी आलेच ये निता देते हैं आलेच पॉजिटिव ब्लड का इंटरेक्शन होगा आलेच नेगेटिव ब्लड के कारण, और दोनों में से किसी में एक में एंटी आलेच एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा, और वो फिर पॉजिटिव ब्लड वाले तो नुकसान पहुंचाएगी। ये कहलाता है आलेच इनकम्पैटिबिलिटी केस। तो आलेच इनकम्पैटिबिलिटी केस देखा कहाँ जाता है? आलेच इनकम्पैटिबिलिटी केस आपका एक प्रेग्नेंट मदर या आप बोल सकते हैं मदर के अंदर देखा जाता है। किस में देखा जाता है? मदर के अंदर देखा जाता है। हाँ कि ना? यस सर। किस में देखा जाता है? मदर के अंदर देखा जाता है। हाँ कि ना? यस सर। मदर के अंदर कब देखा जाता है? जब मदर का ब्लड आरएच क्या लेता है? जब मदर का ब्लड क्या लेता है? आरएच नेगेटिव लेता है। क्या लेता है? आरएच नेगेटिव ब्लड लेता है मदर का। आरएच नेगेटिव ब्लड लेता है। हाँ कि ना? यस सर। तो क्या सर आरएच पॉजिटिव ब्लड होगा तो दिखेगा? आंसर है नहीं। पहले हम लोग समझ लेते हैं होता क्या आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के, फिर मदर का ब्लड आरएच पॉजिटिव ब्लड के भी देख लेंगे कि क्या असर पड़ता है। तो क्या इस केस में मदर की बात कर रहे हैं, मदर की बात कर रहे हैं, मैं किसी फीमेल के लिए अगर मदर यूज कर लो, माँ यूज कर लो, मतलब उसके बच्चे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इस फीमेल के बच्चों से भी बच्चों का यूज करेंगे आलेज इनकम्पैटिबिलिटी केस समझने में। हाँ कि ना? यस सर। अब मैंने बोला था ये आलेज इनकम्पैटिबिलिटी केस मदर और उसके बच्चों के बीच में आता है, तो क्या फादर का रोल है? आंसर है नहीं। फादर चाहे पॉजिटिव हो, फादर चाहे नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों सर? क्योंकि जब ये केस ऑब्जर्व होता है, ये फीटल केस में, ये फीटल लाइफ में ऑब्जर्व होता है, फीटल स्टेज में ऑब्जर्व होता है। फीटल स्टेज क्या होता है? हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं कि जब एक बच्चा अपनी मदर के वोम के अंदर रहता है तो वो कहलाता है फीटस। तो ये फीटल स्टेज ऑफ लाइफ में ऑब्जर्व होता है, और फादर जो है ह्यूमन में बच्चा कैरी नहीं करता, इसीलिए फादर आलेच पॉजिटिव हो या आलेच नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली समझने की बात है। मान लो ये है एक मदर का, ये है एक प्रेग्नेंट मदर का वुम। हाँ कि ना? यस सर। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है बच्चा। हाँ कि ना? ये यहाँ पे जो कैविटी है यूटस, यूटस में किसके थ्रू जुड़ा हुआ है? प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा हुआ है। किसके थ्रू जुड़ा हुआ है? प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा हुआ है। किसके थ्रू जुड़ा हुआ है? प्लेसेंटा के थ्रू। हाँ कि ना? यस सर। और प्लेसेंटा जो है ये किसी भी चीज को ऐसे ही पास ऑन नहीं होने देती, ये चुन चुन के चीजों को पास ऑन दे होने देती है। जैसे आपके न्यूट्रिएंट्स को होने देती है, आपके उसे होने देती है, किसे होने देती है? आपके बेसिकली गैसेस को ट्रांसफर होने देती है, वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज होने देती है। हाँ कि ना? यस सर। ये एंटीबॉडी का एक्सचेंज नहीं होने देती, नेचुरली एंटीबॉडी का एक्सचेंज नहीं होने देती। दूसरी बात, ये पैथोजेंस कभी एक्सचेंज नहीं होने देती। पैथोजेंस कभी एक्सचेंज नहीं होने देती, मतलब मदर से पैथोजन
पास नहीं कर जाते फीटस में। क्या कुछ कर सकते हैं? आंसर है यस, कुछ के एक्सेप्शंस लेते हैं और वो पास ऑन कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। और जो एक और बात समझनी है कि मैंने अभी बोला कि ये एंटीबॉडी को पास ऑन नहीं होने देती, पर जो एंटी आरएच एंटीबॉडी जो एंटी आरएच एंटीबॉडी है, एंटी आरएच एंटीबॉडी जो है ये पास ऑन हो जाती है, क्योंकि एक्सचेंज के लिए जो इसके पोर्स रहते हैं उससे पास हो जाती है। एंटी आरएच बॉडी इतनी छोटी रहती है, इसीलिए एंटी आरएच एंटीबॉडी मदर से फीटस में चल देती है। पर सर आपने तो बोला थी एंटी आरएच एंटीबॉडी नेचुरली किसी के भी ब्लड में पाई नहीं जाती, तो यहाँ कहाँ से आई? तो समझने की बात है। मदर जो है वो है आरएच नेगेटिव, मदर जो है वो है आरएच नेगेटिव, हाँ कि ना? ये सर मदर जो है वो आरएच नेगेटिव है। अब इसका जो फर्स्ट बेबी हुआ, इसका जो फर्स्ट बेबी हुआ वो क्या हुआ? आरएच नेगेटिव हो गया, हाँ कि ना? मान लेते हैं यस सर, आरएच नेगेटिव हो गया। पर जब पार्चुलेशन होगा, बच्चे की डिलीवरी होगी, तब क्या होगा? तब बच्चा जैसे ही जो बाहर आएगा, एक्सपेल्ड आउट किया जाएगा थ्रू वेजाइना, बर्थ कैनाल, क्या होगा? बेसिकली समझने की बात है कि जो अंदर प्लेसेंटा है, जो यूटस की वॉल से जो यूटस और देते हैं, तो ऊपरब्लास्ट की लेयर का इनवेजिनेशन से बना रहता है, वो जो है वो भी टूट के बाहर आ जाएगा। अब यू प्लेसेंटा के कंपोनेंट्स में आपके एम्ब्रियो की ट्रोपोब्लास्ट और यूटस की वॉल्स के सेल्स दोनों जुड़े रहते हैं। और यूटस की जो अंदर की वॉल है, एंडोमेट्रियम, वो हाईली वेस्कुलराइज रहती है। वो क्या रहती है? हाईली वेस्कुलराइज रहती है, मतलब उसमें अच्छी खासी ब्लड वेसल रहती है। तो जब ये प्लेसेंटा टूट के बाहर आएगा, तो उस यूटस की अंदर की वॉल भी टूट के बाहर आएगी, हाँ कि ना? यस सर। तो उस समय मदर के ब्लड में एक्सपोज हो जाएगा फीटस का ब्लड, मतलब मदर और फीटस के ब्लड में हल्की सी मिक्सिंग हो जाएगी, हल्की सी क्या हो जाएगी? मिक्सिंग हो जाएगी। फीटस को तो कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसी क्योंकि जैसी बच्चा बाहर आता है अम्बिलिकल कॉर्ड तो काट दिया जाता है। अब जब प्लेसेंटा टूट के बाहर निकलने आएगा, तो फीटस का ब्लड फैल जाएगा उस यूटस में और मदर का ब्लड फैल जाएगा। तो फीटस का ब्लड यानी मदर का ब्लड एक्सपोज हुआ टू फीटस का ब्लड, फीटल ब्लड, क्योंकि वो जो यूटस है वो मदर की बॉडी के अंदर है। दूसरी बात, वहां पे जो ब्लड कैपिलरीज फटी हुई हैं अभी भी, वो मदर की है, हाँ कि ना? तो उनमें जाके मिक्स हो गया है फीटल का ब्लड, हाँ कि ना? यस सर। जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो प्लेसेंटा से जुड़ी हुई थी उसके अंदर था, हाँ कि ना? यस सर। अब अगर मदर का ब्लड आरएच नेगेटिव है, तो इसमें एंटी आरएच एंटीबॉडी नहीं है, इसमें एंटी आरएच एंटीबॉडी भी नहीं है और ना ही आरएच एंटीजन है आरबीसी पे। अब अगर फीटस का भी ब्लड आरएच नेगेटिव है, तो इसमें भी वो दोनों नहीं है, तो क्या कोई असर पड़ेगा आरएच के रेस्पेक्ट में? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। पर वहीं अगर मैं बोल दूं इसका पहला बेटा, अगर इसका पहला बच्चा आरएच पॉजिटिव हो जाता है, अगर इसका पहला बच्चा आरएच पॉजिटिव हो जाता है, तो जब प्लेसेंटा टूट के बाहर आएगा, तब क्या होगा? मदर का ब्लड एक्सपोज हो जाएगा टू फीटल ब्लड, पर फीटल ब्लड में आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट रहेगा आपका आरएच एंटीजन। और एंटीजन का नाम ही एंटीजन इसीलिए तो पहले, क्योंकि वो एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी बनवाता है बॉडी से। तो ये जो आरएच एंटीजन पीतल ब्लड की आरबीसी में प्रेजेंट रहेगा, ये वहां पे एक्सपोज ब्लड वेसल जो रहेंगी मदर की, उनमें थोड़ा थोड़ा इससे ऑब्जर्व कर लिया जाएगा हमारी, यानी मदर के इम्यून सिस्टम के द्वारा। और मदर का इम्यून सिस्टम एंटी आरएच एंटीबॉडी अपने अंदर बना के रख लेगा। इसके कारण क्या होता है? मदर में मदर में एंटी आरएच एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, हाँ कि ना? यस सर, एंटी आरएच एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, हाँ कि ना? यस सर। अब जब ये मदर सेकेंड टाइम कंसीव करेगी, अब अगर ये मदर सेकेंड टाइम कंसीव करती है, इसका दूसरा बच्चा होता है, अगर इसका दूसरा बच्चा होता है, तो क्या होगा? अगर ये दूसरा बच्चा अगर आरएच नेगेटिव होता है, आरएच नेगेटिव होता है, तो मैंने क्या बोला? ये एंटी आरएच एंटीबॉडी प्लेसेंटा तो पास ऑन कर जाती है। तो ये एंटी आरएच एंटीबॉडी यहाँ पे प्लेसेंटा तो पास करके फीटस में चल देगी, पर फीटस के सेल्स में, ब्लड सेल्स में, आरबीसी पे आरएच एंटीजन ना होने के कारण ये किसी के साथ
एंटीबॉडी यानी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगी और आरबीसी को डिस्ट्रक्शन नहीं करेगी। पर अगर इसका सेकंड बच्चा जो ये कंसीव करती है, जो ये सेकंड बच्चा कंसीव करती है, सेकंड बच्चा ये जो कंसीव करती है, अगर वो आरएच पॉजिटिव लेता है, मतलब कि उसकी आरबीसी की मेम्ब्रेन पे, आरबीसी की सरफेस पे आरएच एंटीजन प्रेजेंट लेता है, आरएच एंटीजन प्रेजेंट लेता है, तो ये एंटी आरएच एंटीबॉडी इस आरएच एंटीजन जो फीटल ब्लड सेल में है, फीटल आरबीसी में है, उसके साथ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेगा और आरबीसी को मारना चालू कर देगा। अब जैसी इस फीटस में तादाद कंटिन्यूअसली आरबीसी मरना चालू हो जाएंगी, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका बेसिकली कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन चालू हो गया। हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, इलेक्ट्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इलेक्ट्रो मतलब आपका आरबीसी, इलेक्ट्रोसाइट, हाँ कि ना, उससे आया है आपका इलेक्ट्रो। ब्लास्टोसिस मतलब ब्लास्ट कर लिए जाले, खत्म कर दिए जाले, हाँ कि ना, यस सर। किसमें, फीटस में, इसीलिए इलेक्ट्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, समझ में आया, यस सर। इसी कंडीशन को बोला जाता है इलेक्ट्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अब जब आरबीसी की कमी होगी तो इसमें तो आरबीसी तो मार दिया जा रहा है, तो जो फीटस है उसमें क्या हो सकती है, अनीमिया हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है, अनीमिया हो सकता है। अब ज्यादा सीवियर होगा तो जॉन्डिस भी हो सकता है, ज्यादा सीवियर होगा तो जॉन्डिस भी हो सकता है। इवन एकदम सीवियर कंडीशन में जो फीटस है उसकी डेथ भी हो सकती है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो सर इसे बचाए कैसे, इसे बचाए कैसे? तो इसमें जो प्रॉब्लम दे रहा है उसी चीज को हम लोग तो खत्म करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। और प्रॉब्लम की जड़ है ये एंटी आरएच एंटीबॉडी। क्यों सर, हम लोग क्या पहला बच्चा जो आरएच पॉजिटिव हुआ है उसका ब्लड ही एक्सपोज होने से बचा दें? कैसे बचाओगे, कैसे बचाओगे? प्लेसेंटा तो कभी ना कभी तो रिमूव होगा, और जब प्लेसेंटा रिमूव होगा तो वो किससे बना हुआ है, आपकी यूट्रस की वॉल और जो एम्ब्रियो था उसके सेल्स से मिलकर बना हुआ है। अब वो एम्ब्रियो फीटस में डेवलप हो गया, तो ये फीटस से, फीटस का ब्लड जो है यहाँ पे है ड्यू टू अम्बिलिकल कॉर्ड, तो जब ये टूटेगा तो एक्सपोजर तो हो गई। तो अब इस एक्सपोजर के बाद जो प्रॉब्लम आती है एंटी आरएच एंटीबॉडी बनने की, इस प्रॉब्लम तो हम लोग तो सॉल्व करना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम तो हम लोग तो सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, ये बात बताओ, क्या हमारी बॉडी जब तक एंटीजन हमारी बॉडी में होगा तभी तक उसके खिलाफ ऑब्जर्व करते बना पाएगी? अगर एंटीजन हमारी बॉडी में उतनी देर ला ही नहीं थी, हमारा इम्यून सिस्टम उसे ऑब्जर्व कर पाए और फिर बनाए, तो एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं कभी, हाँ कि ना। तो मैं क्या करूँगा, ड्यूरिंग दी क्या देते हैं, ड्यूरिंग दी बर्थ, तो दी हम लोग एमनियोसेंटेसिस कर लेते हैं। एमनियोसेंटेसिस से ये पता चल जाता है कि फीटस का जो ब्लड है वो आरएच पॉजिटिव है कि आरएच नेगेटिव। मदर का तो पता ही रहता है ब्लड ग्रुप से। तो अगर पॉजिटिव लेता है तो जैसी फीटस यानी जैसी बच्चे की डिलीवरी होती है, हम लोग एक वैक्सीन मार देते हैं मदर के ब्लड में, जो होती है एंटी आरएच कंटेनिंग वैक्सीन लेती है, जो आरएच के साथ बाइंड करते उसे पहले ही खत्म कर देती है आरबीसी को और एंटीजन को। तो मदर का इम्यून सिस्टम कभी भी उस एंटीजन को पहचानने के लिए उसे उतना समय ही नहीं मिलता कि वो एंटी आरएच एंटीबॉडी बना सके। इसका मतलब मदर में फिर एंटी आरएच एंटीबॉडी बनती ही नहीं है, बनती ही नहीं है, हाँ कि ना। अगर एंटी आरएच एंटीबॉडी कभी बनेगी ही नहीं, तो अगर सेकंड चाइल्ड अगर आरएच पॉजिटिव भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हाँ कि ना। यस सर। अब नीट में जिस हिसाब से इसका क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर पहला बच्चा आरएच, पहला बच्चा अगर आरएच नेगेटिव हुआ है, हाँ कि ना, यस सर। पहला बच्चा अगर आरएच नेगेटिव है और अगर सेकंड बच्चा आरएच पॉजिटिव हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम होगी, तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। और अगर थर्ड बच्चा आरएच पॉजिटिव हो जाता है तो प्रॉब्लम होगी, अगर हम लोग वैक्सीन नहीं मारे तो आंसर है यस। क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे फर्स्ट रोल है, यहाँ पे जो फर्स्ट बेबी का रोल है वो यहाँ पे सेकंड बेबी अदा कर देगा, वो यहाँ पे सेकंड बच्चा अदा कर देगा, हाँ कि ना।
यस सर। अब सर आपने बताया था कि हम लोग पॉजिटिव क्यों नहीं लेंगे। बेसिकली समझो कि अगर मैं इसे आरएच पॉजिटिव ले लेता हूँ तो इसमें तो आरएच एंटीजन पहले से ही है। तो अगर आरएच एंटीजन आ भी जाएगा फीटस का तो ये उसे वो नहीं करेगा, उसके खिलाफ एंटी आरएच एंटीबॉडी बनाएगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस की कंडीशन होगी ही नहीं होगी। हाँ कि ना? होगी कि नहीं होगी? आंसर है नहीं होगी। सिंपल सी बात है यार। सिंपल सी बात है। देखो इतना बड़ा टॉपिक लेते, इतना हेक्टिक लगता है लोगों तो इतने सिंपल में हो गया। ठीक है, तो नोट्स से देख लेते हैं। नोट्स में ये लाया हूँ, बता देते हैं। आलेज इनकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, हाँ कि ना? ठीक है। तो इसमें पहली प्रेगनेंसी के दौरान अगर फादर जो यहाँ पे आलेज पॉजिटिव ले लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता पर, और मदर जो है वो आलेज नेगेटिव है, हाँ कि ना? ये सर ये फर्क पड़ता है कि मदर क्या है। मदर जो है वो आलेज नेगेटिव है और पहला जो बच्चा है वो क्या है, पहला जो बच्चा है वो आलेज पॉजिटिव है, हाँ कि ना? तो ड्यूरिंग द 9 month of pregnancy gestation period, mother and fetal blood do not mix due to the presence of प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के कारण मिक्सिंग नहीं होती। प्लेसेंटा ब्लड बैरियर बना के लगता है फीटस के बीच में और मदर के बीच में, या बोल सकते हो फीटल आर्टरीज के, फीटल कैपिलरीज के बीच में एंड मदर कैपिलरीज के बीच में, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? और फीटस जो है वो प्लेसेंटा से टुलू अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा हुआ रहता है। टुलू अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा हुआ रहता है। ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी और एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, वो जो मदर जो आरएच पॉजिटिव ब्लड है वो एक्सपोज हो जाता है टू फीटस, यानी मदर का जो आरएच नेगेटिव ब्लड है वो एक्सपोज हो जाता है फीटस के आरएच पॉजिटिव ब्लड से। और मदर का इम्यून सिस्टम इस आरएच पॉजिटिव ब्लड में प्रेजेंट आरएच एंटीजन तो वो कर लेता है, क्या कर लेता है, सेंस कर लेता है और ऑब्जर्व करते इस एंटी बॉडी बना लेता है इस आरएच एंटीजन के अगेंस्ट, हाँ कि ना? पर पहली डिलीवरी जो होती है वो सेफ होती है। अब जब सेकंड प्रेगनेंसी आती है तो फादर आरएच पॉजिटिव ले लिए, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मदर तो आरएच नेगेटिव ही है। पर इसमें क्या है, एंटी बॉडी है अगेंस्ट आरएच, एंटीबॉडी है अगेंस्ट आरएच। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या ये एंटीबॉडी इस मदर को नुकसान नहीं पहुंचा ली? तो आंसर है नहीं पहुंचा ली। क्यों? क्योंकि मदर का ब्लड तो आरएच नेगेटिव है, हाँ कि ना? यस सर। अब सेकंड बच्चा भी अगर आरएच नेगेटिव होता यानी आरएच पॉजिटिव हो जाता है तो ड्यूरिंग द 9 month ऑफ प्रेगनेंसी आरएच एंटीबॉडी, या बोल सकते हो एंटी आरएच एंटीबॉडी इन मदर अगेंस्ट आरएच एंटीजन कैन क्रॉस प्लेसेंटा, क्रॉस कर जाती है प्लेसेंटा। तो क्यों? क्योंकि ये इतनी छोटी रहती है, बहुत छोटी एंटीबॉडी रहती है और बेबी के जो आरबीसी है उसमें जो वो प्रेजेंट है आपका आरएच एंटीजन, उसके साथ ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कर देती है, जिसके कारण अनीमिया भी हो सकता है, सीवियर केसेस में जॉन्डिस भी हो सकता है और इवन सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकती है। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, इलेक्ट्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, हाँ कि ना? यस सर। अब इससे बचने के लिए ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड क्या किया जाता है, मदर को रोगम वैक्सीन, वैक्सीन का नाम है रोगम वैक्सीन, दे दी जाती है। रोगम वैक्सीन कंटेन करती है एंटी आरएच एंटीबॉडी जो प्रिवेंट करती है कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, हाँ कि ना? तो इसके कारण सेकेंड डिलीवरी क्या होती है, सेकेंड डिलीवरी बता देते हैं बेसिकली, सेकंड डिलीवरी वो होती है, क्या होती है, सेफ होती है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी सेकंड डिलीवरी तक ही क्यों बात करती है? क्योंकि हमारी जो सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उस पॉपुलेशन तो कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन तो कंट्रोल करने के लिए वो एक नारा देती है कि बता देते हैं बच्चे बस दो ही करने के लिए, बच्चे बस दो ही करो ताकि पॉपुलेशन में कंट्रोल है। तो ये जो है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चों के दिमाग में फीड किया जाए, गवर्नमेंट अच्छी बातें सिखाई जा सके बच्चों को। इसीलिए जब भी आप केस देखेंगे एनसीईआरटी में तो हमेशा वो आपको बता दे दो बच्चे दो प्रेगनेंसी तक ही बताएंगे। अगर यहाँ पे सेकंड प्रेगनेंसी में आरएच पॉजिटिव हुआ बच्चा तो क्या सेकंड प्रेगनेंसी में रोगम वैक्सीन नहीं दी जाएगी? ऑब्वियसली दी जाएगी, पर एनसीईआरटी लिखती फर्स्ट डिलीवरी के समय, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है आप पहले से जाने कि पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है वो बहुत बड़ी खतरा है। तो उससे आपको पहले से उस आइडिया आप में रहे थी बस दो ही बच्चे करने, इसीलिए ये हमेशा
एनसीईआरटी जो है ये 2 बच्चों की बात करती है, ये 2 प्रेगनेंसी की बात हर चैप्टर में करती है, जिसमें अगर करना होता है तो, हाँ कि ना? यस सर, जिसमें उससे रिलेटेड टॉपिक होता है। इवन 12th के टॉपिक्स में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी बस 2 ही बच्चे की ऐसी बात करते हुए आई है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अब हमें बात कर अब एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। नोट्स हो गया, एनसीईआरटी हो गई, इससे ज़्यादा लगेगा ही क्या इसमें? इससे इसके बाद कुछ चाहिए ही नहीं इस चैप्टर में, बस क्वेश्चन लगाने अच्छे से अच्छे, तो कुछ चाहिए नहीं। अब अगर कोई कुछ और लेकर है तो मैं नहीं जान सकता यार, प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे छोड़ देते। RH group should also be matched before transfusion. A special case of RH incompatibility, मतलब mismatching, have been observed between RH negative of a pregnant mother with RH positive blood of a fetus. RH antigen of fetus does not, यानी do not get exposed to RH negative blood of mother in the first pregnancy, as the two bloods are well separated by placenta. However, during the delivery of the first child, there is a possibility of exposure of maternal blood to a small amount of RH positive blood from the fetus. अब यहाँ पे एनसीईआरटी बहुत सेफ चलती है कि पॉसिबिलिटी है कि एक्सपोज हो जाए, जरूरी नहीं एक्सपोज हो, पर पॉसिबिलिटी है कि ये एक्सपोज हो जाए, हाँ कि ना? यस सर। In such cases, the mother starts preparing antibody against RH antigen, जिसे anti-RH antibody हम लोगों ने कहा। In case of subsequent pregnancy, उसके बाद आने वाली प्रेगनेंसी में RH एंटीबॉडी जो है फॉर मदर जो RH नेगेटिव है कैन लीक इनटू दी ब्लड ऑफ फीटस RH पॉजिटिव। यहाँ पे बताया नहीं थी प्लेसेंटा को क्लोज करेगी, यहाँ पे लिख दिया लीक इनटू, हाँ की ना? खुद से समझने की थी, प्लेसेंटा तो क्लोज कर सकती है, ये इतनी छोटी एंटीबॉडी है। एंड डिस्ट्रॉय द फीटल आरबीसी, और फीटल आरबीसी तो डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। दिस कुड बी फेटल टू फीटस एंड कॉज सीवियर अनीमिया, अनीमिया मतलब खून की कमी, एंड जॉन्डिस टू द बेबी। दिस कंडीशन इज नोन एज इलेक्ट्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इस कंडीशन को बोला जाता है इलेक्ट्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, which can be avoided by administering anti-RH antibody to the mother immediately after the delivery of the first child. इसे बचाया जा सकता है इमीडिएटली फर्स्ट चाइल्ड के डिलीवरी के बाद, अगर आप एंटी आरएच एंटीबॉडी की वैक्सीन घोप दे, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई? यस सर।